है ना। कल के लेक्चर के हमने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, और ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव था वो था सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस को प्रोटेक्ट करना, कि कुछ भी हो जाए भाई हम सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होगा नेशन का, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपन ने अंडरस्टैंड करा था, उस वक्त समस्या ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी, इलिटरेसी, रूइंड एग्रीकल्चर, रूइंड इंडस्ट्रीज, ये सब था। तो हमको क्या करना था, हमको एक अच्छा एकदम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, बहुत रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। हमने ये भी देखा था कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के पास दो ऑप्शन थे, मिलिट्री डेवलपमेंट की तरफ जाए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाए, पर जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा चुना, ज्यादा प्रायोरिटी दी, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इसके अंदर समझा कि हमने कहा कि हम जो है पीस और कॉपरेशन वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहते हैं, पीस एंड हार्मनी वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहते हैं, है ना, कोऑपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट हमने बोला कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो है ना, उन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स फैले और डेमोक्रेसी फैले वर्ल्ड के अंदर। हम परसुएट करें लोगों को कि आप अपने अंदर डेमोक्रेसी लेकर आए, अपने सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज लेकर आए। और डेमोक्रेसी क्या होती है ये भी हमने कल अंडरस्टैंड करा था अच्छे से, और हमको पता चला था, एक रियलिटी हमको पता चली थी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है, राइट। ये सब पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अगर कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स के अंदर तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, ये फॉरेन प्रिंसिपल्स, ये फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे तब जब हम आजादी हमको मिली थी। अच्छा, अब क्या है, अब जो है ऑब्जेक्टिव्स वो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये उस वक्त के ऑब्जेक्टिव है जब हमको आजादी मिली थी, राइट। उस वक्त हमने जो स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग फेज के अंदर अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू के टाइम की फॉरेन पॉलिसी, वो हम पढ़े, है ना। और ये जो फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि हमने उसको तब अडॉप्ट करते जब हम आजादी आजादी मिली, ये हमारे बेसिक्स बन गए। आज भी हमें सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले फोकस करना है कि हम किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना बच्चों, तो उससे बोले भाई सबसे पहले हमारी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आज भी हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज भी हमें चाहिए। हम आज भी कहेंगे उसके कि भाई हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करें, क्योंकि अलग अलग फील्ड हो रहे हैं। जैसे अब फील्ड हो गया क्लाइमेट चेंज, इतना ज्यादा बढ़ गया, तो हम सब रिन्यूएबल एनर्जी के पर जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, ठीक है। पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी अभी भी हमको चाहिए वर्ल्ड के अंदर। हमको अभी भी वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करने की बात हम करते हैं। कोई भी सिस्टम आता है तो उससे हम बोलते हैं, कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जैसे नेपाल का बना था, तभी भी हमने बोला था कि डेमोक्रेसी लेकर आना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। उनसे हम परसुएड करते हैं, उनको परसुएशन करते हैं कि भाई करो, ऐसे फोर्सफुल नहीं, गन पॉइंट पे नहीं कहते, राइट। ये हमने समझा। फिर उसके बाद हमने जो समझा दैट इज पंचशील एग्रीमेंट, कुछ प्रिंसिपल समझे। और प्रिंसिपल्स के अंदर पहला प्रिंसिपल था वो पंचशील एग्रीमेंट था। और पंचशील एग्रीमेंट के अंदर हमने देखा कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस एक दूसरे की सोवरेनिटी और टेरिटरी इंटेग्रिटी पे हम क्या करें, म्यूचुअल ट्रस्ट करें, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि हम एग्रेसिव होकर ना करें, कोई बात हो गई है, लड़ाई वड़ाई की बात हो गई है, तो मिल बैठ के सुलझा रहे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन विल बी देयर, ठीक है। एक है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, कोई इंटरनल अफेयर्स है तो उसके अंदर आप इंटरफेयर ना करें। दूसरा इक्वालिटी के ऊपर, जब भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने होते हैं तो वो इक्वालिटी के ऊपर हो और कॉपरेशन हो, इक्वालिटी एंड कॉपरेशन शुड बी द मेन थीम। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हम करें। ये 5 प्रिंसिपल्स जो थे वो मैंने आपको बताए थे, ये पंचशील एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने क्या करा, हमने एक पॉलिसी मेकिंग करी हमारी, और हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन करा किसके साथ, चाइना के साथ। और हमने फिर इसके आगे की कहानी आपको बताई थी कि क्या हुआ फिर चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद, ठीक है। वो सब आपने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने दूसरा प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम जिसको बोल रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा पहले वर्ल्ड वार के बारे में, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद के बारे में, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड क्या हुआ। हमने कहा था कि पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 गुटों के अंदर बिट गया। एक था यूएसए विद इट्स आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, सबको समझ में आ गया लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म क्या होता है। और दूसरा यूएसएसआर, जिसको हम सोशलिज्म बोल लो, जिसको तुम कैपिटलिज्म बोल, सोशलिज्म बोल लो, कम्युनिज्म बोल लो, इस आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। यूएसए अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, कैपिटलिज्म के ऊपर। ये चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर हर जगह कैपिटलिज्म फैले। यूएसएसआर चाहता है कि हर जगह कम्युनिज्म फैले। और लोग बाग सब गुट के अंदर जाना है, कुछ लोग इन गुट के अंदर जाना है कि मैं किसका आदमी हूं, मैं यूएसए का आदमी हूं, पाकिस्तान बोल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोल रहे हैं हम यूएसए के आदमी, कुछ लोग बोल रहे हैं हम यूएसएसआर के आदमी, ठीक है। इस्टोनिया, बाल्टिक नेशन जो है, ठीक है, लटीवा,
यूक्रेन जो आज रशिया से लड़ रहा है, समझ में आ रहा है? ये सब सेंट्रल एशिया की कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हम क्या है, हम यूएसएसआर के बंदे हैं, और पूरा वर्ल्ड इस तरह से अलाइन हो रहा है, ऑर्डर मेंटेन हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। पर यहां पे हमने एक नया धड़ा, जिसका झंडा जवाहरलाल नेहरू उठाकर चल रहे हैं कि भैया हम ना तुम्हारे साथ जुड़ेंगे यूएसए वालों, और ना हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे यूएसएसआर वालों, यूएसए से भी नहीं और यूएसएसआर से भी नहीं। और ये ऐसे समझ रहे हैं कि वी विल परस्यू व्हाट, हम कहां पर जाएंगे, हम जाएंगे किसकी तरफ, हम जाएंगे नॉन अलाइनमेंट की तरफ, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ना मतलब ना हम यूएसए के साथ ना यूएसएसआर के साथ। और ये से बोलते हैं कि भाई देखो नॉन अलाइनमेंट हमको इसलिए रहना पड़ेगा, इसके रीजंस क्या देंगे, रीजंस ये देंगे, एक तो सबसे पहले कि भाई हम है ना गरीब नेशन हैं, सभी गरीब नेशन से हम बोल रहे हैं, है ना। इंडिया पायनर था इसके अंदर, है ना, इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ये सब बताएंगे अभी हम, है ना। ये 5 कंट्रीज जो थी वो पायनियर थी, और 5 कंट्री जो थी ना, इन 5 कंट्रीज ने क्या बोला, इन 5 कंट्रीज ने इस तरह से बोला, इंडोनेशिया, घाना, ठीक है, ये 5 कंट्री थी जिन्होंने ऐसे बोला वर्ल्ड के सामने कि वर्ल्ड वालों इनकी चाल में मत फंसो, यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन मत करो। अगर हम यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते हैं तो वी विल बिकम पॉन्स इन द हैंड ऑफ द व्हाट, इन द हैंड ऑफ दिस पावर, हमको पीस देंगे, हमको यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। और पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो था, नाम का कॉन्सेप्ट जो है 1955 के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, है ना, 1955 के अंदर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया नाम का। और ये कॉन्सेप्ट जो था इसके अंदर ये बोला गया कि नॉन अलाइंड ग्रुप भी एक होना चाहिए, एक यूएसए वाले, एक यूएसएसआर वाले, एक ऐसे जो कि जो ना यूएसए के हैं ना यूएसएसआर के। और ये एक है ना बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों, बेंडंग कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका की सिटी है बेंडंग, अफ्रीका के अंदर एक बेंडंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके अंदर ये अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एक बार पूछा जा सकता है कि बेंडंग कॉन्फ्रेंस जो हुई अफ्रीका के अंदर, और उसके अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, ठीक है। सॉरी अफ्रीका के अंदर नहीं, इंडोनेशिया में, अफ्रीका बोल दिया मैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर एशिया और अफ्रीका वाले लोग आए और बैठे और बात करें। और बात ये चीज हुई कि भाई देखो कुछ प्रिंसिपल्स हमको बनाने चाहिए, कि हमारे कुछ प्रिंसिपल होंगे कि हम ना यूएसए को फॉलो करेंगे ना यूएसएसआर को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल होने चाहिए हमारे। और भी कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए जिससे कि हम अच्छे लगे, हम गरीब देश हैं पर हम गरीब हैं पर रेडिकल नेशंस हैं हम, ठीक है, हम लोग क्या हैं, हम लोग किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम एक दूसरे की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, हम इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं कि यूएसए ने बोला हम यूएसए की बात मान गए, नहीं, इंटरनेशनल लॉ होगा तो मान लेंगे पर यूएसए की बात नहीं मानेंगे। हम एक दूसरे की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं होने देंगे। एक ग्रुप हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो ये यूएसए और यूएसएसआर तो मिलकर कुछ भी कर देंगे वर्ल्ड के अंदर। हम ये कहेंगे कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इंटरनल अफेयर्स के अंदर, कोई हमारे अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी करेगा तो हम सब एक साथ होकर चिल्लाएंगे। 1955 में इसे चीज डिस्कस हुई, हर इन नेशंस के राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ, कि कोई हमको मार नहीं सकता कि भाई इन दोनों ने कहा कि भाई तू हमारे साथ आ जा नहीं तो तेरे को मार देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जो कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट होते हैं, जैसे एक वार्सा पैक्ट कर दिया यूएसएसआर ने, इसने नाटो बना लिया, किसी ने सीटो बना लिया, किसी ने सेंटो बना लिया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें नहीं होने देंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे इंडिया जो है ना नाटो का पार्ट है, ना इंडिया वार्सा पैक्ट का पार्ट था, ना इंडिया सेंटो का पार्ट था, ना सीटो का पार्ट था, किसी का भी नहीं था पार्ट, कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था। बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करा कि हम नॉन अलाइंड है भाई, हम अपने से मतलब रखते हैं, तुम लोगों की कोई ट्रीटिविटी इस तरह इस चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। ये प्रिंसिपल डिसाइड हुआ कि भाई डी न्यूक्लियराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डी न्यूक्लियराइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस की बातें माने हम, म्यूचुअल कॉपरेशन हो, पीस हो, वही सब पंचशील वाला एग्रीमेंट प्लस और भी एग्रीमेंट इसके अंदर डाल के 10 पॉइंट ऐसे बना लिए, जिसको बोला गया एशिया अफ्रीका बेंडंग कॉन्फ्रेंस, जिसको बोला गया बेंडंग प्रिंसिपल्स। अब ये क्वेश्चन आ जाए बेंडंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 1955 के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, ये डिस्कशन चल रहा है, अभी तक पहली मीटिंग नहीं हुई है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। क्या डिस्कशन चल रहा है
कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाम, नाम के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो क्या होने चाहिए, 1955 में डिस्कस हो रहा है, सोच कर देखो। और यहां पर एक एशिया अफ्रीका बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। और यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई थर्ड ग्रुप जो होगा, ठीक है, ये जो नॉन अलाइन ग्रुप होगा ये कैसा होगा, ये सब कुछ डिस्कशन हो गया। अब डिस्कशन कर दिया तो फिर ये सारी कंट्रीज जो थी, ठीक है, जो कि जैसे कि मैं बताऊं कि 5 पायनर कंट्रीज थी इसमें, एक तो इंडिया थी, एक इंडोनेशिया थी, एक यूगोस्लाविया थी, एक इजिप्ट थी और एक अपना घाना। ये 5 कंट्री, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और इंडिया, ये 5 कंट्रीज जो थी ना, इनकी लीडर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे, किसके लिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू पायनर, बोलते थे अरे भैया इनके बीच में फंस जाओगे तो प्यादे बन के रह जाओगे। इंडोनेशिया से जो थे सुकर्णो, ये नाम याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से जोसेफ टीटो, जोसेफ टीटो, ठीक है। इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे उस वक्त, अब्दुल नासिर, बताएंगे इनके बारे में, अब्दुल नासिर के बारे में जब हम स्विस कैनाल क्राइसिस पढ़ेंगे ना, जब अब्दुल नासिर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पढ़ेंगे, जब अब्दुल नासिर, ये नाम याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे क्या नाम था। घाना के अंदर क्वामे, ये जो लीडर्स थे, ये सारे के सारे लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू तो याद रह ही जाएगा। इंडोनेशिया, डॉन जो होता है वो सुखी रहता है हमेशा, सुकर्णो डॉन है भाई, सुखी रहेगा। समझ में आ रहा है, ऐसे याद करने का करना होगा। इजिप्ट के अंदर जो होगा, अब्दुल नाम का बंदा है, उसके पास एक जीप है, इजिप्ट, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और घाना, घाना का मतलब, घना, घना का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा खाना खा लिया तो क्वाने, क्वामे, क्वामे खाने, ऐसे ही कुछ याद कर लो, याद हो जाएगा इस तरह से ना। तो एग्जाम में आएगा, टिक तो लगा ही दोगे प्रीलिम्स के अंदर अभी, या फिर अच्छी ट्रिक्स बना लेना, मैं तो देख देख के अभी बना रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और घाना, इन 5 कंट्रीज के 5 लीडर्स ने, इन लीडर्स ने क्या करा, इन लीडर्स ने पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को बोला अरे भाई इनके चक्कर में मत फंसो, हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आ जाओ। और पहली मीटिंग जो होगी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वो होगी जो होगी यूगोस्लाविया के अंदर होगी, यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक है। यहां पे सिटी जो होगी होगी बेलग्रेड सिटी। अब ये सब चीजें याद रखनी है आपको। पहली मीटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ये होगी 1961 के अंदर, सितंबर 1961 के अंदर। तो मतलब क्या हुआ सर, हम वापस से स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। अगर हम देखें तो जैसे ही 2 ग्रुप बने कोल्ड वॉर के अंदर, एक ग्रुप बना यूएसए का और एक यूएसएसआर का, हम इनकी आइडियोलॉजी तो समझ ही चुके थे सर। इसके बाद दूसरी चीज जो हुई ना सर, वो ये हुआ कि 1955 के अंदर एक मीटिंग हुई। कहां पर मीटिंग हुई सर, ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जिसको बोला गया बेंडंग कॉन्फ्रेंस। बेंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर सर, बेंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीजें डिसाइड हुई, डिसाइड हुई, बस अभी मीटिंग नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं बना, अभी डिसाइड हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1961 तक ये सारे लीडर्स जो थे वो देश देश में जाकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात करने लगे। और सितंबर 1961 के अंदर पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट समिट होगी, किसकी, फर्स्ट समिट होगी, अगर आप देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, फर्स्ट समिट होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी। और ये जो मीटिंग थी ये कहां पर हुई सर, ये हुई यूगोस्लाविया के अंदर। और यूगोस्लाविया के अंदर कौन था, जोसेफ टीटो, उन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड करा, ठीक है। और 5 माइनर अपन को याद है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेम ओरिजिनेटेड इन 1955, 1955 के अंदर एशिया अफ्रीका बेंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। पर यहाँ पे मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई, ये डिस्कशन हुआ है सर। बेलग्रेड के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुई, प्रिसाइडेड बाय द जोसेफ टीटू, प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम की यूगोस्लाविया थे, प्रेसिडेंट यूगोस्लाविया के उस टाइम थे जोसेफ टीटू, ठीक है। और इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और घाना, ये 5 जो कंट्रीज थी पाइनर थी, ये कह रही थी सारे वर्ल्ड के नेशंस को अरे भाई बेवकूफ मत बनना, तुम आओ और नॉन अलाइन रहो। और कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए, प्रिंसिपल्स वही हैं जो कि अपन ने देखे पंचशील एग्रीमेंट के अंदर, वही प्रिंसिपल है, रेस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस, recognition of equality among all races, equality among all nations both large and small,
नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ एवरी नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है, इन कंफर्मिटी विद चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉन यूज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट, जो कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है जैसे सीटो सेंटो, ठीक है, ये जो है इनको नहीं करना है, ठीक है, नाटो, ठीक है, और ये अपना वार्सा पैक्ट, इन सबको नहीं करना है। नॉन यूज ऑफ प्रेशर बाय एनी कंट्री, किसी कंट्री का प्रेशर नहीं देखना, छोटे हैं पर भैया अधिकार है हमारा, सोवरेन है ना, एक हमारी क्या है, एक हमारी एटीट्यूड है, उसको हमको नहीं करना है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम कैरिंग आउट और थ्रेटनिंग टू कैरी आउट एग्रेशंस और फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये सब चीजें वही बात है, ठीक है। पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, promotion of what, promotion of mutual interest and cooperation, respect of justice and international obligations, इन सबको रेस्पेक्ट करें, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करें, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई बड़े बड़े नेशंस है वो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो उनके बहकावे नहीं आना, हम यूनाइटेड नेशन तक मानते हैं बस, उसके आगे किसी का नहीं मानते। समझ में आ रहा है कि कहीं अमेरिका कुछ कहे तो इस तरह से, और इस तरह से हम देखेंगे कि इस तरह से एक नया ग्रुप बनने लगा जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनेगा तो भाई यूएसए जो होगा वो चिढ़ेगा, यूएसएसआर भी चिढ़ेगा, और दोनों चाहेंगे कि ये नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के लोग टूट के हमारे इधर ज्वाइन हो। तो कई बार आप देखेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर परस्यू कर रहा है इंडिया को कि भाई हम तुमको ये दे देंगे, तो बोले दे दो। यूएसएसआर बोल रहे तुम्हारा पीएसयू डेवलप कर देते हैं, चलो पीएसयू डेवलप कर देते हैं तुम्हारा, बोले कितने पैसे लोगे, अरे पैसे की क्या बात है, फ्री में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा पीएसयू डेवलप होंगी तो सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा तो हमारी साइड आएंगे। हमने कहा ठीक है कर दो। यूएसए वाला आया, चलो फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए तुमको कैपिटल इंटेंसिव चाहिए होगा, तुमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, चलो टेक्नोलॉजी देते हैं। मैंने कहा दे दो। और ये हमारा बहुत ही सही मैटर चलता रहा यूएसएसआर से और यूएसए से दोनों, है ना। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के टाइम तक तो हम यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे। फिर इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के टाइम पे और इंदिरा गांधी के बाद हम देखेंगे हम यूएसएसआर की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाएंगे, बट हम रहेंगे नॉन अलाइन्ड, है ना, और टिल्ट हो जाएंगे यूएसएसआर की तरफ। ये तो सत्य है, ये आपको भी पता है, पर हमको कहना यह है कि हम नॉन अलाइन्ड, और इसके कारण यूएसए हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से दुश्मन हो जाएगा, और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये सब, ये आगे चलकर हमको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 के अंदर, 1971 के अंदर सॉरी, राइट, तो यूएसए ने अपना 7th फ्लीट जो है वो भेजा था, पर यूएसएसआर ने फिर बोला था आके दिखाओ यहाँ पर, उसने भी भेज दिया अपना बेड़ा, एक समुद्री बेड़ा, फिर वो यू टर्न लेकर चला गया। ठीक है, वो सब कहानियां समझेंगे, पर कहने का मतलब यह है कि हम नॉन अलाइन्ड ही रहे, आज भी हम नॉन अलाइन्ड ही, हम अपने आप को नॉन अलाइन्ड ही मानेंगे क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के पार्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? अब हमारे ऊपर है ना, anybody has any doubt, please let me know. Yes, Rabia, is this clear? Rabia, Chhatrapati, Devyani, Shushma, clear है? Yes sir. सर हाँ प्लीज। आज भी नॉन अलाइनमेंट में यही 5 कंट्रीज है या और ऐड हो गई है? सॉरी, नॉन अलाइनमेंट में नाम में आज भी इतने कंट्रीज है या और ऐड हो 5 कंट्रीज नहीं थी उस वक्त, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। आज 120 कंट्रीज है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आ गई, 120 प्लस कंट्रीज आर दे इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 ही कंट्री ने करा, नहीं, 5 कंट्री ने तो बोला वर्ल्ड की कंट्रीज को आओ, और उस वक्त 40 के आसपास कंट्रीज आ भी गई, और आज की डेट में 120 कंट्री एक बहुत बड़ा ग्रुप है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला। ठीक है, तो अब हमारे ऊपर क्या हुआ, हमारे ऊपर एलिगेशन डाले, यूएसए ने एलिगेशन डाले कि तुम हो ना, एक तो तुम है ना इमोरल न्यूट्रलिटी फैला रहे हो, इमोरल न्यूट्रलिटी के ऊपर जा रहे हो। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। हमारे ऊपर एलिगेशन डाले, जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे आएंगे ना, तो इंडिया के ऊपर यूएसए की तरफ से एलिगेशन आएगा। पहला एलिगेशन तो ये था कि तुम इमोरल न्यूट्रलिटी फैला रहे हो वर्ल्ड के अंदर, कि कैसे गंदे लोग हो, पूरा वर्ल्ड है ना ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है, गुटों में बदल रहा है, ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है, तुम अलग ही कह रहे हो कि भाई इधर मत जाओ। पूरा वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही है, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तुम है ना, तुम बताओ क्या है इंडिया, तुम्हारा दिक्कत क्या था बताओ क्या है, कि तुम है ना न्यूट्रल रहना चाहते हो, तुम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड अफेयर्स। तब की तब एलिगेशन देती 1961 के अंदर, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, उन्होंने एलिगेशन देना स्टार्ट कर दिया कि ये है ना इंडिया, ये बड़ा पता है आलसी आदमी है,
ये चाहता ही नहीं कि वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करे, इसलिए बोल रहा है नॉन अलाइन भाई, मैं ना इधर रहूंगा ना इधर रहूंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई। ये न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया वांट टू बिकम न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी इसलिए कि वो वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। ऐसा एक एलिगेशन है, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये यूएसए की तरफ से एक एलिगेशन आता है हमारे पास। जैसे ही ये एलिगेशन आया, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कहेंगे कि भैया ऐसी बात नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं बोला कि हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमने कभी नहीं बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होगी तो हम वोट देने जाएंगे, पर किसी के दबाव में नहीं जाएंगे। वी शुड हैव फ्रीडम टू डिसाइड। हर इश्यू के ऊपर हमको डिसाइड करने की फ्रीडम होनी चाहिए। हमको ये देखना आना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम यूएसए के साइड है तो हमने डिसीजन ले लिया यूएसए के बेसिस। हम इमोरल न्यूट्रलिटी को रिजेक्ट करा जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, पर हम उस डिसाइड करेंगे उस इशू के ऊपर उसकी मेरिट्स देखकर। अगर वो सही होगा तो उसके अंदर हाँ बढ़ेंगे, ना होगा तो ना बढ़ेंगे। इस तरह से हमने बोला। तो यहां पर इसके अंदर देखिए, इमोरल न्यूट्रलिटी को रिजेक्ट करा जवाहरलाल नेहरू ने कि नॉन अलाइनमेंट meant having the freedom to decide each issue on its merit। उसकी मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम टू वे व्हाट वाज राइट और व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन टेक ए स्टैंड इन द फेवर ऑफ राइट। ये है नॉन अलाइनमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर, बट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर and supporting only that issues that are right। We are rejecting wrong issues और we are not under any pressure। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर ये होता है। दूसरा हमारे पर एलिगेशन लगा कि भाई तुम तो यूएसएसआर के तरफ इंक्लाइंड हो, इंडिया तो सोशलिस्ट कंट्री है, जो कहीं ना कहीं सही भी था, ठीक है, डोंट, हम इसको कंप्लीट रिजेक्ट नहीं करते, पर हमने कभी भी ऐसा आंख बंद करके हमने सपोर्ट नहीं करा यूएसएसआर को, ठीक है। कभी हमने ऐसा नहीं, अगर हम यूएसएसआर के गुट के होते तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि यूएसएसआर को अपोज करें। हमने नहीं करा यूएसएसआर को ऐसा सपोर्ट। और इसका एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ब्यूटीफुल एग्जांपल वाज कोरियन वॉर। कोरियन वॉर, ठीक है। कोरियन वॉर जब हुआ ना, तब हमने हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर वोटिंग करी, वो डिसाइड कर गया, वो दिखा गया कि इंडिया जो है ना किसी के दबाव में वोटिंग नहीं कर रहा है। इंडिया वो चीज देखकर कर रहा है कि जहां पर सही है ना वहीं पर वोटिंग कर रहा है, जहां पर सही नहीं है वहां पर वोटिंग नहीं कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो कोरियन वार में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैं कोरियन वार आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम नॉर्थ कोरिया पढ़ेंगे, बट अभी कोरियन वार ये समझो, प्रूव्ड इंडियाज अप्रोच टुवर्ड द नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ देखो, कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले ये कोरिया एक ही कंट्री हुआ करता था, बट इसको डिवाइड कर दिया गया, और नॉर्थ कोरिया जो था दैट वाज सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की था, सपोर्ट किया गया, है ना। बस एग्जांपल की तरफ देखो। हाँ अभी बताएंगे। रियलमी एक्स, आप कौन है प्लीज अपना नाम बताएं प्लीज, और अपने नाम से आओ बच्चों, है ना, सभी बच्चे अपने नाम से हैं, ठीक है। इतना अच्छा नाम दिया है पेरेंट्स ने। वैशाली, हाँ वैशाली प्लीज नाम से है ना, कभी भी वैशाली आई विल लेट यू नो अबाउट दैट थिंग, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी और क्या है ये सब चीजें अभी चलेंगे, जब एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे उसको, है ना। तो हम ये देखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्री बन गई, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया वाज सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और यहाँ पर चाइना इसको सपोर्ट कर रहा था नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। और चाइना के साथ साथ जो सपोर्ट करने वाला है दैट इज व्हाट यूएसएसआर, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट कंट्रीज इसको सपोर्ट करी थी। और साउथ कोरिया जो था, साउथ कोरिया वाज सपोर्टेड बाय द यूएसए, साउथ कोरिया वाज सपोर्टेड बाय द यूएसए, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग कंट्रीज। अब वर्ल्ड वार सेकंड जो होता है ना, वर्ल्ड वार सेकंड, उसके बाद कोरिया पेनिनसुला जो था वो डिवाइड हो गया दो पार्ट के अंदर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी आई, ठीक है, और यहां पर आ गया कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इशू। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, मस्ती में आ गए, साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया। 1950s की बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अटैक्ट साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया पे अटैक करा ना,
तो अब नॉर्थ कोरिया को जब साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन निकला कि भाई, जिसके अंदर ये बोला गया कि बताओ कौन कौन, वोटिंग हो रही है, ठीक है, सब बैठे हैं और बोला बताओ नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है कि नहीं है, नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है कि नहीं है। तो कई लोगों ने तो बोला, जो यूएसएसआर की साइड थे ना, उन्होंने तो बोला नहीं है, क्योंकि उनके गुट के आदमी है वो। और जो यूएसए के गुट के आदमी, उन्होंने बोला अग्रेसर है भाई नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। पर यहाँ पर हम किसी के ग्रुप के नहीं है, जो सत्य है वो हमने बोला नहीं नहीं, यूएसएसआर इज द एग्रेसर, ठीक है। इसके अंदर नॉर्थ कोरिया जो है वो एग्रेसर है, नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, ठीक है। तो हमने बोला नॉर्थ कोरिया जो है एग्रेसर है, हमने कहा यस नॉर्थ कोरिया इज एग्रेसर, एग्रेसर। और जब हम कहेंगे नॉर्थ कोरिया एग्रेसर है तो कौन नाराज हो जाएगा बताओ, यूएसए की यूएसएसआर, बताओ सभी बच्चे। यूएसएसआर। यूएसएसआर नाराज हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है बच्चों कि यूएसएसआर का मुंह बन जाएगा भैया, ये नाराज हो जाएगा। तो ये हमको दिखाता है हमने राइट और रॉन्ग देखा। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ आगे चलकर, साउथ जो हुआ, साउथ कोरिया जो होगा ना, साउथ कोरिया ये सपोर्ट है किसका, यूएसए का। अब यूएसए क्या कहेगा, यूएसए से बोलेगा कि ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को मिलकर अटैक कर देना चाहिए, किसके ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज को मिलकर, सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर साउथ कोरिया को सपोर्ट करना चाहिए और नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास कराया गया, जिसको रिजेक्ट कर दिया इंडिया ने, ठीक है। मतलब एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। वोटिंग से एब्सटेन करना एक तरह से रिजेक्शन ही है, क्या आपने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है। तो एक तरह से कुछ ना बोलना भी एक तरह से इस तरह से हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जब एक अनदर रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि साउथ कोरिया को मिलिट्री असिस्टेंस दी जाए क्या, तो इंडिया से एब्सटेन कर गया वोटिंग। तो मतलब इंडिया ने बोला कि देखिए कोई भी आउटसाइड की कंट्री इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मामला है, ठीक है। तो यहां पर कौन नाराज हो जाएगा बताएं, यहाँ पे किसका मुंह बन जाएगा, बोले यूएसएसआर। यूएसए। यूएसए। यूएसए का बनेगा ना, यहाँ पे यूएसए का मुंह बन जाएगा, क्योंकि यूएसए चाहता था कि हम क्या करें, यूएसए से हो जाएगा, तो यूएसए का उसमें। अब क्या हुआ कि अब आगे क्या सुनो, अब आगे का क्या हुआ कि यूएसए ने मिलकर यहाँ पे अटैक कर दिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करते 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 चाइना के अंदर घुस गए। यालू रिवर है इधर, यालू रिवर को क्रॉस करके चाइना के अंदर घुसने की कोशिश करने लग गए, पूरी तरह से मारा इनको नॉर्थ कोरिया वालों। तब फिर चाइना ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अटैक करा तो ये पूछा गया कि भाई बताओ चाइना एग्रेसर है कि नहीं है, तो यूएसए वालों ने बोला हाँ एग्रेसर है, वहां पर हमने कहा नहीं नहीं चाइना एग्रेसर नहीं है। तो अब यहाँ पर किसका मुंह बन जाएगा, अगेन यूएसए का मुंह बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो नॉर्थ कोरिया के अंदर हमारे डिसीजंस थे, दैट आर नॉट गवर्न्ड बाय एनीवन। हमने जो डिसीजन लिया वो राइट और रॉन्ग देख कर लिया, हमने डिसीजन किसी की उसके अंदर नहीं लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसके अंदर देखना है, राइट। तो हम यहाँ पर कभी भी एग्जांपल देना हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, क्या इंडिया सही में नॉन अलाइन था, तो हम कहेंगे हाँ हमारे डिसीजन जो होते थे वो इसी तरह से। देखिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ कोरिया इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड वाज सपोर्टेड बाय द चाइना एंड रशिया यूएसएसआर, ठीक है। और साउथ कोरिया लिबरल डेमोक्रेसी और ये यूएसए और वेस्टर्न अलाइज के साथ था। और हमने इस तरह से इंडिया सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दैट नॉर्थ कोरिया वाज एन एग्रेसर, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यूएसएसआर का मुंह बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जो होगा हम एब्सटेन कर जाएंगे वोटिंग से, तो यहाँ पे यूएसए का मुंह बन जाएगा, जो सही है उसके साथ दे रहे हैं। फिर तीसरी बार चाइना के 38 पैरेलल क्रॉस करके चाइना के अंदर घुस जाओगे तो चाइना वार करेगा ही करेगा। तो चाइना ने आर्म फोर्सेस भेजे, तो अमेरिका ने कहा कि भाई ये चाइना एग्रेसर है क्या, तो इंडिया ने अपोज कर दिया उस चीज। तो हम कह रहे हैं कि हम किसी से गवर्न नहीं हो रहे, हम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग उसको देखकर हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपन ने इसके अंदर करा, अनबायस्ड ऑटोनोमस स्टैंड, वेरी गुड, ठीक है साहब। और मान लो अगर हम ग्रुप में होते तो यूएसए के ग्रुप में होते तो यूएसए को सपोर्ट करना पड़ता, यूएसएसआर के ग्रुप में होते। तो ये है नॉन अलाइनमेंट का। और नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे दूसरे कंट्री को। यूएसए ने पाकिस्तान को कम यूज करा है क्या, बहुत यूज करा है ना। आगे चलकर अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, राइट। यहां तक क्लियर है। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उस वक्त का, उस समय का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अभी क्या हुआ है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हम बहुत ज्यादा अटैच थे, ठीक है, हम बहुत ज्यादा इसके अंदर कर रहे थे, राइट। उज्ज्वला, उज्ज्वला वो रशिया और यूक्रेन वार में पढ़ते हैं ना, एक लाइन में मैं नहीं समझा पाऊंगा उसको,
रशिया और यूक्रेन वार का अलग से क्लास होगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे ना वो हमेशा पार्टिसिपेट करते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, बस एक बार पार्टिसिपेट नहीं करा था। पर अगर हम देखें 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने आज तक पार्टिसिपेट करा नहीं, किसके अंदर, नॉन अलाइनमेंट मीटिंग के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये संकेत दिया जाता है जब एक बार केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना तब हमने नहीं करा था, ठीक है। उसके अलावा हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर गए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इसका मतलब ये होता है कि अब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं शायद, ठीक है। गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अलाइनमेंट जो थे वो, अब कोल्ड वार तो एंड हो गया 1991 के अंदर, तो क्या अभी भी रेलेवेंस है क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी ये चेंज पॉलिसी है, चेंज पॉलिसी की प्रिंसिपल्स हमारे चेंज हो गए, ठीक है। और चेंज पॉलिसीज को हम आगे चलकर जब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो कि हमारा एकदम से आजादी की बात का होगा, ठीक है। बट ये आपके दिमाग में आपको डाल रहा हूं मैं, जिससे कि आगे अपन डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्किप्ड द 17th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट held in Venezuela in 2016. It was only second instance when the head of the state did not participate in NAM conference. और आज इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गए नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसको भेज दिया था, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भेज दिया था। अब एक्सटर्नल और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर चले जाते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट चले जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में अभी था। अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हमारा क्या एटीट्यूड हो गया आज के टाइम पर, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स और मैं तुमको बता देता हूं। देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ऐसा नहीं है कि भाई सर एक चीज बताओ सर, सर कोल्ड वार में था, ठीक है, कोल्ड वार के टाइम पर, यहां तक सबको क्लियर है ना? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अंकिता क्लियर है? अंकिता? यस सर क्लियर है। ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों। कहीं पे भी डाउट हो पूछो, आराम से पूछो। अभी नहीं पूछा जा रहा है तो फोन करके पूछो, फोन करके नहीं पूछा जा रहा है मैसेज से पूछो, पर पूछो। थोड़ा भी डाउट दिमाग में रहना नहीं। वैसे तो मैं पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा तुम्हारा, तो तुम्हारे कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का तो अपन को पूछना है, और इसको एक इंटरेस्ट की तरह पढ़ो, कोई सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो कि भाई बहुत बोरिंग सब्जेक्ट नहीं। खुद का इंटरेस्ट भी तुमको बनाना पड़ेगा कि सर ये तो बातें पता चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहानी सुना रहे सर, ऐसे करो। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, कोई स्टूडेंट पूछता था मेरे से सर इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे पढ़े, तो मैंने कहा कि सोने से पहले एक बार पढ़ लो, बस एक बार क्लास देख लेना सोने से पहले, रिकॉर्डेड लेक्चर, कहानी की तरह देखकर सो जाना, मस्ती से देखना, बिल्कुल रिलैक्स होकर। तुमको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। और कोई भी एडिटोरियल आएगा ना, आप इतने मजे से पढ़ोगे उसको कि आपको और कुछ दिखेगा नहीं। एडिटोरियल के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज बहुत अच्छे से समझोगे, और वो समझ गए तो सोसाइटी भी समझ गए, पॉलिटी भी समझ गए, बहुत सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे आपकी इस कोर्स के बाद, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई नाम जो है सर, नाम पहले सर कोल्ड वार हुआ था, ठीक है, कोल्ड वार हुआ था, उसमें दो गुट बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो आप नाम का मतलब आप यही बता रहे हो ना सर कि भाई यूएसए के साथ भी नहीं जाना, यूएसएसआर के साथ भी जाना। बट सर 1991 के अंदर तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया था, तो अब तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, यूएसए ही बची है मेन पावर, तो ब्लॉक है ही नहीं, तो फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या मतलब? जब ब्लॉक ही नहीं है तो अब किससे नॉन अलाइनमेंट होना है, ठीक है। जब ब्लॉक ही नहीं है तो किससे नॉन अलाइनमेंट होना है सर? तो इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है, इसको हटाओ सर इस ग्रुप को। नहीं, इसका अभी भी रेलिवेंस है। कभी तुमसे ऐसा रहता है कि क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी रेलिवेंस है, तो आप बोलेंगे यस अभी रेलिवेंस है। क्यों भाई? बहुत बड़ा एक ग्रुप है 120 कंट्रीज का, जिनके अंदर सारी कंट्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस। समझ में आ रहा है? और अगर हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखें, यूनाइटेड नेशन के अंदर इतना दबदबा कि 2/3 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन के इन्हीं कंट्रीज में है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री के अंदर। और एक बात बताऊं तुम्हें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अभी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। क्या आप बात कर रहे हो सर, कैसे हो सकता है? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसके अगेंस्ट है? उसके प्रिंसिपल्स पढ़ो एक बार। क्या प्रिंसिपल्स थे उसके? कि किसी का सहन नहीं करना है साहब, किसी का फालतू का नहीं सुनना है, रेस्पेक्ट करना है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को। आज चाइना देखो, चाइना क्या कर रहा है? चाइना हमारा रेस्पेक्ट करता है कि टेरिटोरियल? किसी का नहीं कर रहा है। आज रशिया देखो, हर कोई दूसरी कंट्री के अंदर घुसना चाहता है, तो अभी भी तो एक तरह से इंपेरियलिज्म है। समझ में आ रहा है? अभी भी तो क्या है, अभी भी तो लड़ाई झगड़े हैं, अभी भी तो दबाया जा रहा है
गरीब लोग को दबाया जा रहा है। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या थे ये समझो। प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स थे कि हमको इंटरनेशनल कॉपरेशन में रहना है। अभी भी तो डिफेंस पैक्ट्स बन रहे हैं, इतने सारे डिफेंस, नाटो के कारण ही तो लड़ाई हुई है, समझ में आ रहा है। तो हमें नाटो डिफेंस पैक्ट जो है कि सीटो सेंटो इन सब से अलग रहना है। सीटो सेंटो तो खत्म हो गए, मतलब नाटो इन सब चीजों से अलग रहना है। अभी भी तो लोगों की, अभी भी तो थ्रेटनिंग है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ये ग्रुप जो है एक आवाज बन सकता है ह्यूमन राइट्स के लिए। 120 मेंबर का ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, किसी की सोवरेंटी और इंटेग्रिटी का रेस्पेक्ट ना हो तो ये ग्रुप क्या कर सकता है, एक तरह से आवाज बन सकता है उसकी। बहुत सारे नए इशू हैं जैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर हम देखेंगे कि रिच कंट्रीज वर्सेस पुअर कंट्रीज, ये एक वर्सेस में चलता है। उसके अंदर पुअर कंट्रीज की आवाज बन सकता है, गरीबों की आवाज बन सकता है, गरीब कंट्रीज की आवाज बन सकता है। इसके प्रिंसिपल यह है कि अपने आप को डिफेंड करने की आजादी होनी चाहिए, कोई आके आपको कुचल ना जाए। और इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसके अंदर है ना इतनी आवाज नहीं है, इसकी आवाज बनाई नहीं गई इसकी, ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर वीक कंट्रीज है तो वो इस तरह रेडिकल अप्रोच इन्होंने नहीं अपनाई। पर ये ग्रुप को अपन क्या कर सकते हैं, रेडिकल बना सकते हैं इस ग्रुप को। यूनाइटेड नेशन में 2/3 मेंबरशिप है, कुछ भी कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन 2/3 मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, वीटो पावर नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है, पर उसके रिफॉर्म्स के लिए लड़ सकते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। ये सारी कंट्री बोले हम निकल रहे हैं तुम्हारे यूनाइटेड नेशन से, रख लो अपने पास। खड़ा हो जाए यूनाइटेड नेशन ऐसे बिल्कुल कि माफ कर दो भैया, समझ में आ रहा है। तो बहुत बड़ा एक ग्रुप है। तो आप देखिए 120 कंट्रीज है हैविंग 2/3 मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन और 55% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल पॉपुलेशन। यही देखो इसका रेलेवेंस है एक तरह से। तो ये किसके अंदर था, कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, मिलिट्री अलायंसेस के अगेंस्ट में था। इसके अंदर पॉलिसीज देखो कितनी अच्छी, गांधीयन प्रिंसिपल, अशोकन आइडियल्स, ये इसकी पॉलिसीज है। समझ में आ रहा है। ये क्या है कि गरीब लोगों को मत मारो, ये इसके इस तरह से बोलते हैं, गरीब लोगों की आवाज है एक तरह से। इट इज अगेंस्ट द माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है उसके अगेंस्ट में ये रेलेवेंस है इसका। तो ये इतना अच्छा ग्रुप है, इसको अगर अपन सही से लेकर जाएं, अगर इंडिया इसके अंदर सही से लीडरशिप प्रोवाइड कर दे, एक लीडर बन जाए इंडिया, इसका नाम ग्रुप मतलब इंडिया, ऐसा लीडरशिप प्रोवाइड कर दे, तो यूनाइटेड नेशन में कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। जो गरीबों का मसीहा होता है, ठीक है, उसको कोई छेड़ता है ना उससे पहले सोचता है, क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन इसके अंदर कर दें, गरीब आदमी को टच मत कर देना, ठीक है, ऐसा टाइप का, राइट। तो और जो है राइट के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े, कैसी अप्रोच अपनाए, तो ये नाम अच्छा ग्रुप बन सकता है। पर नाम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एक वीक ग्रुप की तरह ही माना गया। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक करा, ठीक है, नाम कुछ नहीं बोला। यूएसए ने उधर से फ्लीट भेज दिया अपना, नाम कुछ नहीं बोला। तो भारत को जे स्टार्ट करा, भारत का भी कभी साथ इस तरह से दिया नहीं कि बहुत अच्छे से साथ दे दिया नाम ग्रुप ने कि हम नहीं होने देंगे, रेडिकल अप्रोच कभी अपना ही नहीं। ये एक नाम का एक आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। साउथ साउथ कॉपरेशन में अच्छा रेलिवेंस हो सकता है नाम का। साउथ साउथ कॉपरेशन क्या होता है समझो, अगर पूरे वर्ल्ड को देखोगे आप, इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज देख लो, सारी गरीब कंट्रीज है, कुछ एक कंट्रीज को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया और इन सबको, तो सारी पूरा का पूरा अफ्रीकन नेशन आ गया। भारत भी एक गरीब कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये सारे के सारे गरीब कंट्री। ऊपर है अमीर अमीर कंट्री, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जिसके अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, ये अच्छी अच्छी कंट्री, स्वीडन, डेनमार्क, है ना। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये सारी की सारी रिच कंट्री है। रशिया, पावर, बड़ी बड़ी पावर ऊपर ही है, नीचे सब है ना, ऐसा है। तो नीचे का ऐसे बोलते हैं कि नीचे के लोगों को अपने कॉपरेशन में रहना चाहिए, और इसके लिए एक टर्म है दैट इज नोन एज साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन। तो नाम जो है इसके अंदर, साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर अच्छा एक कॉन्सेप्ट बना सकता है, ठीक है, ये इन गरीबों के लिए लड़ सकता है नाम, गरीबों की आवाज बन सकता है। ये रेलिवेंस अपन नाम का कुछ पढ़ रहे हैं। इंडिया की जो चेंज पॉलिसी है उसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से आंसर करना है, ये हम आगे चलकर इसके अंदर बताएंगे। समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट में बोल सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर्स के लिए क्या कर सकता है, एक तरह से
दबाव बना सकता है, राइट। इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट में बोल सकता है। इनफॉर्मल नेचर ऑफ नॉर्म्स परमिट्स मेंबर टू ऑपरेट इंडिविजुअली, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं इस तरह से, इसके अंदर कोई बाइंडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, राइट। और इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन, डीन्यूक्लियराइजेशन, ये सब चीजें कर सकते हैं। पर इंडिया का स्टैंड अभी चेंज हुआ है इसके अंदर नाम के अंदर, तो वो क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम चेंज पॉलिसीज नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन ये देखेंगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नाम इज क्लियर? चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ इंटरनेशनल रिलेशन का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम कंट्रीज उठाएंगे, अब आएगा असली मजा इंटरनेशनल रिलेशन। अब तुम्हें असली आनंद आने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के अंदर, जो मैं तुमको बोल रहा था। अब हम जो कंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंट्री लेकर चलेंगे चाइना, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है कि इसका इंटरफेयर जब हम यूएस से पढ़ेंगे तभी भी चाइना आएगा, जब हम अफगानिस्तान पढ़ेंगे तभी भी चाइना आएगा, बांग्लादेश पढ़ेंगे तभी भी चाइना आएगा, श्रीलंका पढ़ेंगे तभी भी चाइना आएगा, हर कोई कंट्री को पढ़ेंगे तभी भी चाइना आएगा। तो एक बार हमको इसका बेसिक पढ़ लेना चाहिए चाइना का, कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ चाइना, देन वी कैन डील विद। तो इन कंट्रीज में आएगा तब हमको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं इंडिया एंड चाइना, बट बिफोर दैट एक फ्रेश माइंड से हमको इसको पढ़ना है। तो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का ब्रेक लें, और 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद सब एक फ्रेश माइंड से आए कि हम नया टॉपिक अपन स्टार्ट करें, ठीक है। सब एक फ्रेश अप्रोच से है कि हम नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया और चाइना अपन कर रहे हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन इंडिया और चाइना के अंदर, पहले चाइना का हम क्या पढ़ेंगे, चाइना का नेचर समझने की कोशिश करेंगे, और नेचर समझ के तुम्हें अब क्लियर होगा कि भाई चाइना ऐसा है क्यों, ये हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वी विल डील विद द इंडियन चाइना, ठीक है।
चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। कार्तिकेय पूछ रहे हैं सर डज नाम कंडक्ट्स एनुअल मीटिंग? नो, एनुअल मीटिंग नहीं करते। 17th मीटिंग आई थिंक 2016 में हुई थी, 19th मीटिंग हुई थी 2019 के अंदर, राइट? तो ऐसे 3-4 साल बाद अपने इस तरह से करते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, सेकंड ही इज आस्किंग सर आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अटेंडिंग बट समवन फ्रॉम आवर कंट्री इज अटेंडिंग नाम मीटिंग। यस ऑब्वियसली कि प्राइम मिनिस्टर, बट ये समझो कि कार्तिक की प्राइम मिनिस्टर जब अटेंड कर रहे हैं मतलब वी आर मोर सीरियस, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया मतलब वी आर लेस सीरियस, ऐसा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके सर, या ओके सर। उज्जवल मिश्रा से सर व्हाट इज रेडिकल अप्रोच? रेडिकल अप्रोच मतलब कि जैसे बहुत ही एग्रेसिवली किसी चीज को फॉलो करना, जैसे मार्क्स की अप्रोच को हम कहते हैं रेडिकल अप्रोच है, राइट? कैसे अप्रोच है? रेडिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपको आपने जो प्रिंसिपल्स हैं अगर किसी ने वायलेट कर दिया उन प्रिंसिपल्स को, आप बिल्कुल चढ़ गए उसके ऊपर, दैट इज नोन एज रेडिकल अप्रोच। तो नाम ने कभी रेडिकल अप्रोच अपनाई नहीं है, राइट? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर रेडिकल अप्रोच कभी अपनाई नहीं गई। तीसरा है कि रशिया और यूक्रेन में इंडिया हो गया, ठीक है। उज्जवल इज दिस क्लियर? रेडिकल मतलब बहुत ही एग्रेसिवली किसी चीज को फॉलो करना, दैट इज रेडिकल। यस सर, क्लियर। क्लियर, ओके। तो नाउ वी आर डीलिंग विद द इंडिया एंड चाइना। तो हम कैसे पढ़ेंगे इंडिया एंड चाइना को, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है? देखो चाइना को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाइना का बेसिक नेचर समझेंगे। हम ऐसे ही करेंगे, हर एक के अंदर बेसिक नेचर इसके अंदर समझेंगे, ठीक है? हर कंट्री का अंदर जब नेपाल को पढ़ेंगे तो भी उसका बेसिक नेचर समझेंगे, भाई इसकी समस्या क्या है। भूटान को तभी भी हम बेसिक नेचर समझेंगे। चाइना को एक पर्सन की तरह समझो, ये चाइना एक पर्सन है। और अगर अब अभी अगर हम देखें चाइना के बारे में तो हम ये देखें चाइना सर इज वेरी मच एग्रेसिव, बड़ा ही एग्रेसिव है सर, बहुत एग्रेशन है इसके अंदर। चाइना है ना, इसको प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड से। चाइना चाहता है कि इस वर्ल्ड का रिवीजन हो। एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि भाई ये जो चीजें है ना ये मेरे को पसंद नहीं आ रही। इस पूरी चीज का रिविजनिस्ट स्टेट बोलते हैं चाइना को, कि रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर का। ये लोग जो अभी वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं मेरे को पसंद नहीं आ रहे। चाइना बड़ा एग्रेसिव है सर, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है? ये कैसा बंदा है, एग्रेसिव है, ये खुश नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपनी ऑक्यूपाई करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो सर किसी की नहीं सुनता है, यूएसए की नहीं सुन रहा, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं सुन रहा है। सर इसके साथ हुआ क्या ऐसा? ये ऐसा है क्यों सर? इसका ये बेसिक नेचर डेराइव कहां से हुआ? बच्चों एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। Yes, sir, audible. Yes, Sir, you're audible. ओके ओके, थैंक यू। तो चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है? चाइना इतना रिविजनिस्टेड क्यों है? चाइना को वर्ल्ड से इतना प्रॉब्लम क्यों है? कि वर्ल्ड से इतना प्रॉब्लम क्यों है कि वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए? यूएसए इतना ज्यादा पावरफुल है, उससे चाइना को दिक्कत क्या है? चाइना क्यों जाता है कि यूएसए को हटाकर मैं जाऊं अपनी तरफ? इसकी दिक्कत क्या है सर? अपने काम से काम क्यों नहीं रखता चाइना? इसका हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा। आज ये तुम समझ जाओगे कि चाइना के साथ दिक्कत क्या है सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझोगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया एंड चाइना। पढ़ने से पहले आज हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे नेचर ऑफ चाइना। और नेचर ऑफ चाइना जब हम समझेंगे तो हम ये समझेंगे, नेचर ऑफ चाइना जब हम समझेंगे, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि नेचर ऑफ चाइना, चाइना का इतना नेचर कैसा बना, इतना एग्रेशन कहां से आया चाइना के अंदर, ये हम समझेंगे। तो बेसिक्स के अंदर जाते हैं, है ना? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो कैसे पढ़ेंगे हम, ये बेसिक्स के अंदर जाएंगे, बेसिक के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लिंक करेंगे, हम देखेंगे इन्हीं पॉइंट में से सब कुछ निकल कर आ रहा है। जो भी आज का करंट अफेयर्स है, जो भी साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, जो भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं बेसिक्स में से कहीं से निकल कर आ रहा है। चाइना का जो अभी एटीट्यूड है इन बेसिक्स के अंदर से निकल कर आ रहा है। ये हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब हम करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तब हमारा एक बहुत अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट, तब तुम्हें नॉलेज का मजा आएगा। मजा जो होता है नॉलेज का वो आएगा, और फिर आप आगे की चीजें प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सर आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आना, ये नॉलेज का असली मजा है। ये कंप्लीट नॉलेज है, होलिस्टिक नॉलेज। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीज से भी ऊपर एक चीज है, ठीक है? वो फिलोसफिकल डायमेंशन, वो सब छोड़ो अभी, ठीक है? बट ये आपको ये कंप्लीट मजा दे देगी, पढ़ाई का कंप्लीट मजा। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम अंडरस्टैंड करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ही कनेक्ट करने की कोशिश करोगे और आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं खोल रहा हूं आपके सामने, फर्स्ट थिंग जिससे कि सब कुछ डेराइव होने वाला है, जिससे कि नेचर पता चलेगा, दैट इज मिडिल
किंगडम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चाइना के अंदर एक थ्योरी चलती है, जैसे हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ है ना, वैसे ही चाइना के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, चाइना के जो सिविलाइजेशन है, उनके अंदर एक बात लिखी हुई, बहुत बड़ी बात, कि इस संसार को जो गवर्न कर रहा है, ठीक है, गवर्न कर रही है एक शक्ति, गवर्न कर रही है। ऐसा हम बोले कि इस संसार के अंदर एक लेवल के ऊपर गॉड है, ठीक है, गॉड एक लेवल के ऊपर है। गॉड के बाद जो है ना, गॉड के बाद चाइना है, मतलब गॉड, भगवान के नीचे जो है ना वो चाइना ही है, मतलब गॉड है, गॉड के बाद हम ही हैं, चाइना से बोल रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स है कि हम मिडिल किंगडम, और ये जो बाकी के कंट्रीज हैं, बाकी के कंट्रीज जैसे अफ्रीकन्स, यू अमेरिकन्स, इंडियंस, रशियंस, ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे लोग कॉमनर्स हैं। मतलब गॉड है, गॉड के नीचे चाइना ही है, सेकंड नंबर पे जो आएगा चाइना ही है, और बाकी साथ ये छोटे मोटे लोग, ये अमेरिकन्स, ठीक है, ये अमेरिकन्स, ये अगर हम देखेंगे इंडियंस, यूरोपियंस, ठीक है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज, रशियंस, अफ्रीकन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमनर्स हैं, ये कॉमन लोग हैं। गॉड के बाद हम ही, और ये सारे के सारे लोग कॉमनर हो। और इसको इसके अंदर बोला गया है, इसके अंदर इसके सिविलाइजेशन में ये बोला गया है कि जोंगू का मतलब होता है मिडिल किंगडम, कि चाइना इज ए मिडिल किंगडम। भगवान है, भगवान के नीचे हम ही हैं, और उसके बाद ये छोटे मोटे लोग हैं। तो अब आप कहेंगे कि चाइना, अगर ये वाली चीज चाइना के अंदर है, और जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, वैसे चाइना की सिविलाइजेशनल बुक्स के अंदर लिख रखा है कि चाइना इज ए मिडिल किंगडम, तो एक सुपरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आएगा कि नहीं आएगा चाइना के अंदर? बिल्कुल आएगा सर। और ये बोलेंगे भाई कमाल की बात ये है कि मिडिल किंगडम हम है, और रूल कौन कर रहा है? अमेरिका। रूल कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। रूल कौन कर रही है? वेस्टर्न कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोपियन यूनियन, ये रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड बैंक किसके कब्जे में? अमेरिका के कब्जे में। IMF किसके कब्जे? अमेरिका के कब्जे में। ये सारे लोग जो हैं, सारे के सारे लोग जो हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये रूल करें, पर फिर भी ये रूल कर रहे हैं। तो चाइना वांट कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिवीजन होना चाहिए। आइडियली आई शुड रूल द वर्ल्ड, और इससे एक नेशनलिज्म जनरेट होता है चाइना के अंदर, कि हमें नेशन को इतना स्ट्रांग कर देना है कि गॉड के बाद हम ही हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिसके कारण ये अमेरिकन, अफ्रीकन, रशियंस है ना, ये सब लोग को हम रूल करें, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशनल बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम जुंगो हो, क्योंकि जुंगो मतलब मिडिल किंगडम है। इसलिए चाइना चाहता है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रिवीजन हो, रिविजनिस्ट स्टेट, रिवीजन हो। रिवीजन मतलब वापस से ये वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसके अंदर चाइना सुप्रीम हो। इसलिए चाइना कह रहा है कि हम अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट इतना कर देंगे, हम अपना इकोनॉमी डेवलपमेंट इतना कर देंगे, हम अपना हर तरह से डेवलपमेंट, नेवल डेवलपमेंट, सब कुछ डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर देंगे, मल्टी डायमेंशन के अंदर डेवलप कर देंगे कि ये लोग जो होंगे, ये लोग हमारे पास अड़ेंगे भी नहीं हमारे। और ये जो आइडियली हमको रूल करना चाहिए, और ये लोग रूल कर रहे हैं, छोटे लोग, हमारे सामने इनकी कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के बाद हम ही है। ये एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये काउंट किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं ये लोग। इससे इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इतना एग्रेशन दिखाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए रिविजनिस्ट स्टेट ये कहलाता है। इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, ये हटाना चाहता है ये ऑर्डर। समझ में आ रहा है? अब तुम चाइना का नेचर देखो भाई, सर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते, क्यों माने? गॉड के बाद कौन है? हमें। सर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन नहीं माना इसने, क्यों माने? गॉड के बाद कौन है? हमें। हम देंगे डिसीजन, तुम मानोगे या तुम्हारा डिसीजन हम माने? तो चाइना रेफर्स टू इटसेल्फ बाय द नेम जोंगू, व्हिच मींस मिडिल किंगडम। चाइना बिलीव दैट इट इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन। चाइना बोलता है कि हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, और हम सेंटर ऑफ वर्ल्ड हमको होना चाहिए, है ना। ये छोटे मोटे, ये अमेरिका तो था नहीं तब, हम 5000, 2500 से 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। ये अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका तो अभी बना है, 1700s के अंदर बना है अमेरिका, तो ये रूल कर रहा है भाई साहब। ये ब्रिटेन थे नहीं, ये सब, ये हमारी सिविलाइजेशन चलती थी। ये तो कंट्री, हम तो सिविलाइजेशन हुआ करते थे, और आज हमको ये इस तरह से कर रहे हैं, जलील कर रखे हैं। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर चाइना के अंदर कितनी ऑट्रोसिटीज करी थी जापान जैसे छोटू कंट्री ने, तो एग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा?
हर कोई उठा के चाइना को मार के चला जाता था, एग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। जोंगू, ये जैसे हमारे ग्रंथों में मान लो लिखा हुआ है कि भाई इंडिया ऐसा था पहले, ठीक है, वैसे इनकी सिविलाइजेशन की किताबें जो होती हैं, सिविलाइजेशनल जो इनकी थ्योरीज चलती हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, सिविलाइजेशनल थ्योरीज चलती हैं, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है कि चाइना जो है एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है ना, जोंगू है, राइट। तो यहाँ पर इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स के कारण ये क्या करना चाहता है, ये रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया, राइट। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज जो है वो है कि देखिए 1949 के अंदर मैंने आपको बताया था 1949, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया, एक अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट अपन ने डाल लिया, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। दूसरा स्ट्रक्चर अब अपन डाल रहे हैं 1949 के अंदर क्या है। अब इससे समझ में आया ना, थोड़ा बहुत नेचर समझ में आया कि भाई चाइना ऐसा लड़का क्यों है, ऐसा लड़का क्यों बन गया इतना एग्रेसिव, इतना रिविजनिस्ट क्यों चाहिए उसको, क्योंकि भाई मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, उसको कह रखा है कि भाई मैं तो मिडिल किंगडम हूं और मेरे को इस तरह से, है ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। सर इंडिया एंड चाइना में तो देखो, अमेरिका तो अभी बना है, ठीक है, अमेरिका तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसके बाद अमेरिका बना है, राइट। वो कोई सिविलाइजेशन नहीं है अमेरिका, ठीक है, वो यूरोप का ही पार्ट था। उसके अंदर इजिप्ट एक सिविलाइजेशन है, बड़ी सिविलाइजेशन आप देखते हैं, इजिप्ट एक बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइना एक बड़ी सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर ये सारी कंट्री साउथ चाइना और साउथ चाइना वो पूरा का पूरा रीजन, और ये छोटी मोटी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी उसके अंदर। भारत एक सिविलाइजेशन है, इंडिया वैली सिविलाइजेशन, बाकी छोटे कंट्री इसके अंदर कोई आता रहा, रूल होता रहा, करता रहा, बनता रहा, ऐसे ऐसे कंट्रीज है। समझ में आ रहा है? रिलीजन्स पीपल ऑफ चाइना और टू सम स्पेसिफिक आइडियल, नहीं, इसकी सिविलाइजेशन के अंदर देखो, सिविलाइजेशन के अंदर कोई रिलीजन नहीं होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या रिलीजन था? कोई रिलीजन नहीं। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, पुरानी सभ्यता, वैसा है, राइट। तो रिलीजन नहीं है, ऐसे बोल रही है कि क्रिएशन है, क्रिएटर है गॉड मान ले, ठीक है, उसके बाद हम ही है, राइट, उसके बाद फिर कॉमनर्स है। एक कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स होता है ना, मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी के अंदर सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझने कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स कहां से है? जुंगू से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है ना चाइना के अंदर, वो है, देखो 1949 के अंदर चाइना को आजादी मिली, ठीक है, और 1947 के अंदर भारत को आजादी मिली। 1949 के अंदर चाइना को जैसे आजादी मिली तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एग्रेसर आया, माओ जेडोंग, मैंने आपको बताया था। और मतलब ये इतना क्रूर आदमी माओ जेडोंग, इतना एग्रेसर, किसी की नहीं सुनने वाला, सुन रहा। इसने आते ही एक है ना, इसने एक आते ही एक थ्योरी दी, और थ्योरी वो भी मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड थ्योरी थी। इसने ऐसे बोला, इन थ्योरी को बोला गया पाम एंड डिजिट थ्योरी, पाम एंड डिजिट थ्योरी। आते एक थ्योरी दी, पाम एंड डिजिट थ्योरी। इसके अंदर ऐसे बोला कि जो तिब्बत है ना वो चाइना का पाम है, चाइना का पाम जो है, पाम, ये रहा पाम, चाइना का पाम जो है वो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत जो है दैट इज ए पाम ऑफ चाइना, ठीक है। और अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश एक फिंगर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरी फिंगर जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद भूटान, तीसरी फिंगर है सिक्किम, चौथी फिंगर जो है, चौथी फिंगर अगर हम देखेंगे सिक्किम के बाद फिर नेपाल, नेपाल के बाद हम पांचवी फिंगर देखेंगे लद्दाख। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड लद्दाख, ये 5 फिंगर्स है, ठीक है। ये एक राइट हैंड का पाम है तिब्बत, और तिब्बत की 5 फिंगर्स ऐसी है, ये 5 फिंगर्स, मतलब ये तिब्बत का ही पार्ट है, और तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये पूरा चाइना है, हाथ पूरी बॉडी चाइना है। चाइना का पाम जो है, ये जो पाम है, ठीक है, ये पाम जो है वो तिब्बत है, और तिब्बत की 5 उंगलियां, समझे, इस पाम से अटैच 5 उंगलियां। अब एक्चुअल में क्या हुआ, ये 5 उंगलियां चाइना की काट ली गई है, माओ जेडोंग ऐसे बोलते हैं। ये 5 उंगलियां, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, जिसके अंदर भूटान आ रहा है, जिसके अंदर सिक्किम आ रहा है, जिसके अंदर नेपाल आ रहा है, और जिसके अंदर लद्दाख आ रहा है। और ये बोल रहा है 5 उंगलियां काट ली गई, ये नेशनल ह्यूमिलिएशन है चाइना का, ऐसे बोल रहे हैं। ये 5 उंगलियां काट ली गई है, और हम लोग, हमारा नेशनल ह्यूमिलिएशन करा गया है, और ये चाइना की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस 5 उंगलियों को वापस लेकर आए। क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है? समझ में आ रहा है? भूटान चाइना का पार्ट है, नेपाल चाइना का पार्ट है, सिक्किम चाइना का पार्ट है, और लद्दाख भी चाइना का पार्ट है।
ऐसा इसके अंदर माओ जेडोंग ने 1949 के अंदर कहा। आप सोच के देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जिसके ऊपर हम क्लेम करते हैं, लद्दाख, वो सब उन्होंने 1949 के अंदर ही कह दिया था। एक्सपेंशनिस्ट दिख रहे हैं इनका माइंडसेट। और तभी भी जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ क्या करा, पंचशील एग्रीमेंट साइन करा और बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाई। सरदार पटेल बोल रहे थे भाई उसने थ्योरी दे तो दी है माओ जेडोंग ने, पाम एंड डिजिट थ्योरी, जिसके अंदर अपना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और लद्दाख ये सब कहा ये लेगा एक ना ही दिन। मत भरोसा कर इस पे, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने थ्योरी दी और माओ जेडोंग ऐसे बोलते हैं कि देखो भाई ये एक नेशनल ह्यूमिलेशन है कि हमारी 5 उंगलियां काट ली गई है। अब ये सुनो कि अगर नेशनल ह्यूमिलेशन है, 5 उंगलियां काट ली गई है, 5 उंगलियां हमारी थी, ऐसा जब चाइना का कॉमन लोग सुनेंगे तो उनके खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। और माओ को तो बहुत लोग मानते हैं, वहां पर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज है माओ के ऊपर, तो माओ के नाम पर। तो यहां पर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू चाइना व्हाट इज देयर, कि चाइना के अंदर चाइना ने इस तरह से बोला, किसने? माओ जेडोंग ने इस तरह से बोला, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने किस तरह से बोला? माओ जेडोंग ने ये बोला कि देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ठीक है, ये तो पूरा भारत है ही, ठीक है। ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा ही, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल, राइट। ये सारा हिस्सा है, पर इसके अंदर बिल्कुल मैप के अंदर से बता रखा है, तो ये भारत का हिस्सा है, ये तो पूरा, इसको कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पर ये देखो कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये जो है ये पार्ट किसका है? ये पार्ट चाइना का है। ऐसे बोला, चाइना ने कहा कि एक दिन मैं लेकर जाऊंगा और एक ना एक दिन हम इसको आजादी दिलाएंगे। ये एग्रेशन है, ये नेशनलिज्म जनरेट करके रख रखा है माओ जेडोंग के नाम पर। ये हो गया अपना दूसरा बेसिक प्रिंसिपल। पहला बेसिक प्रिंसिपल हुआ सर मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। हम समझे मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से कितना कितना एग्रेशन आया, ठीक है। दूसरा है पाम एंड डिजिट थ्योरी, समझ में आ रहा है? पाम एंड डिजिट थ्योरी, ये यहां से करंट अफेयर्स निकलेंगे सारे के सारे, है ना। इनके अंदर से मैं आगे चलकर तुमको बताता जाऊंगा कैसे कैसे करंट अफेयर्स निकले। अब क्या हुआ कि चाइना इतना ताकतवर नहीं था 1949 के अंदर, ठीक है, इतना ताकतवर नहीं था, तो ये ले तो पाएगा नहीं, ठीक है। और फिर बीच बीच में हम देखेंगे कि चाइना जो होगा कोशिश करेगा, पर इस 1962 के वार के अंदर भी वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी अंदर तक घुस गया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को के अंदर घुस के आसाम की तरफ चला गया था, पर फिर वापस रिटेलिएट कर गया। वो इतना स्ट्रांग नहीं था। और ये उसको पता था कि भाई अगर हमने, है ना, हमको ये सब चीजें तो करनी है कि वर्ल्ड के अंदर रिवीजन तो लेकर आना है हमें, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। और हमें ये पावर्स इनसे टक्कर तो लेनी है। पर इनको पता था कि आज के टाइम पर अगर हम टक्कर ले लिए ना तो ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर मान लीजिए यूएसए को पता होता, मान लीजिए एक टाइम सोचो, यूएसए को पता होता 1970s के अंदर कि चाइना हमारे लिए खतरा बनेगा, तो बताओ क्या यूएसए कर पाता? यूएसए इसको बनने देता चाइना को? बिल्कुल नहीं बनने देता। वहीं पर अटैक करके मार नहीं देता चाइना को? मार देता। तो ये जो चीज है ना, चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, एग्रेशन है चाइना के अंदर बहुत ज्यादा, मिडिल किंगडम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। पर यहाँ पर एक रूलर आया 1970 के अंदर, एक रूलर आया, वो इस बात को समझ गए कि हमें सब काम करना है, हमें रिवीजन लेकर आना है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। 30-40 साल बाद हम रिवीजन लेकर आएंगे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, अपना दिखाएंगे अपनी। पर अगर हमने अपनी कैपेबिलिटीज अभी दिखा देना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन रूलर का नाम है डेंग जियो, है ना, डेंग जियोपिंग ये नाम है। तो डेंग जियोपिंग ने बोला कि भाई हमें चाइना के अंदर, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए जिसको बोला गया डेंग जियो प्रिंसिपल्स और डेंग जियो गाइडलाइंस, है ना। तो पहला तो हमने पढ़ लिया मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स बच्चों, दूसरा हमने पढ़ लिया सर पाम एंड डिजिट थ्योरी, इससे हम समझ गए। तीसरा हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मिडिल किंगडम, सॉरी, डेंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स। 1970 के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है, डेंग जियोपिंग गाइडलाइंस 1970। तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें से ही सब कुछ डेराइव कर देंगे साहब, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है। क्या चीज नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा चाइना ये इसलिए कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, ये चाइना को पूरा का पूरा नेशनलिज्म चाइना का इन्हीं चीजों से गवर्न है। तो बात यह है कि सर एग्रेशन तो 1949 के टाइम से ही था, उसने एग्रेशन दिखाया क्यों नहीं चाइना ने? दिखाता तो मरता।
समझ में आ रहा है? तो डिंग जियोपिंग ने ये बात समझ गया कि भाई अगर अभी एग्रेशन दिखा दिया ना हमने, तो ये लोग हमको बढ़ने नहीं देंगे। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, डिंग जियोपिंग ने कुछ प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि भाई देखो, सबसे पहले समझो, हाइड योर कैपेबिलिटीज। हाइड योर कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखो। सामने वाले को पता चल गया, अगर यूएसए को पता लगा कि भाई ये तो मेरे को टक्कर देगा 40 साल बाद, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखो, ज्यादा हीरो ना बने। आपको, हमको पता है कि तुम्हें बहुत कैपेबिलिटी, हमें बहुत कैपेबिलिटी, हम रेड रेस है, हम उठेंगे ना तो ऐसा उठेंगे कि बस दुनिया देखती रहेगी, और आज दुनिया देख भी रही है। पर हमें अपनी कैपेबिलिटीज को अभी नहीं करना है। ये 1970 के अंदर प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने, हाइड योर कैपेबिलिटीज। सेकंड प्रिंसिपल, स्टे कॉम, कूल रहो भाई। ऐसा नहीं कि कोई तुमको छेड़ जाए और तुम एग्रेशन दिखा दो, नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाना है। अभी तो अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहो, हाइड करके अपनी जो डेवलपमेंट, फोकस करो डेवलपमेंट पे। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट। आपने देखा कभी 1970s के अंदर चाइना, 2000 से पहले चाइना कहीं था क्या? कहीं नहीं था। वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, साइलेंटली, साइलेंटली ग्रो कर रहा है। हाइड योर कैपेबिलिटीज, स्टे कॉम, फोकस ऑन डेवलपमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, बाइड योर टाइम, समय का वेट करो। अपना टाइम आएगा, अभी नहीं, आएगा, एक दिन आएगा। लीडरशिप मत झाड़ो, डोंट प्ले लीडरशिप रोल, लीडरशिप रोल मत प्ले करो। ये इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स दिए डिंग जियोपिंग ने, और ये सारे प्रिंसिपल्स को चाइना ने अक्षरश अपनाया। 1970s की बात कर रहा है। और जो फॉरेन पॉलिसी बनी चाइना की, किसी से लड़ना नहीं है, सबको यूज करो। अमेरिका 1970 में पता है क्या कर रहा था? अमेरिका के पास चाइना गया कि भाई साहब, आपके सामने हमको कुछ मटेरियल बेचना है, क्या हम बेच दें आपका मटेरियल? बोले ठीक है यार, बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो मटेरियल ले लो उससे कुछ। ऐसे कर करके उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया अपने आप को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया अपना। ठीक है यार, बच्चा है, वो हाथ जोड़ के आता था, ठीक है बच्चा है। बच्चे के अंदर एग्रेशन है, बच्चा बड़ा होकर रॉकी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आके वो ऐसे, और चाइना का डेवलपमेंट कराने के पीछे अमेरिका का बहुत अच्छा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। कि अमेरिका के अंदर जो भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, लैपटॉप की देख लो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी देख लो, क्या ठीक है हम यहाँ पर असेंबल करेंगे, हमको बहुत महंगा पड़ेगा, चलो चाइना के अंदर असेंबल करवा लेते हैं। सब लोग वहां के फ्री बैठे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, स्किल डेवलपमेंट हो रखा है, चलो उधर करवा लेते हैं, सस्ते में पड़ जाएगा, चीप लेबर। बोले साहब मैं चीप लेबर दूंगा, मेरे से काम करवा लोगे क्या? आंखों में गुस्सा है पर दिखा नहीं रहा है। बोले हाँ ठीक है, चल चीप लेबर, अमेरिका के अंदर बहुत लेबर, बहुत कॉस्ट ज्यादा है, चल तेरे से लेबर। और ऐसे कर करके डेवलप कर रहा है, हाइड योर कैपेबिलिटी। इसको बिल्कुल अक्षरश पालन करा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, हाइड योर कैपेबिलिटी, स्टे काम, बाइड योर टाइम, फोकस ऑन डेवलपमेंट, डोंट प्ले लीडरशिप रोल। और उसे पता होता कि भाई ये बड़ा होके मेरे को ही मारेगा, तो चाइना का भी डेवलप होने नहीं। अभी जा रहा है चाइना के पास, चाइना उसको गलिया भी रहा है, तो फिर भी सुन रहा है कि भाई डिंग जियोपिंग बोल के गए थे हाइड योर कैपेबिलिटीज, अभी दिखा दी इसको, अभी बाल दूंगा इसको, पर अभी नहीं। स्टे काम, बाइड योर टाइम, अपना टाइम आएगा। ठीक है, अभी हमको डेवलपमेंट करना है फोकस के ऊपर, हमें लीडरशिप रोल प्ले नहीं करना है। अभी लीडर बनेंगे, पर बाद में जब डेवलप हो जाएंगे ना, तो वापस यहाँ पर आएंगे, अलग ही एटीट्यूड से आएंगे। और हम देखेंगे 1970s के बाद चाइना की फॉरेन पॉलिसी पूरे के पूरे इसके अंदर ही बनी रही। बट एक कुछ ऐसी हरकतें हो गई चाइना के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इतना भयंकर डेवलपमेंट 25 साल में जो चाइना ने डेवलपमेंट करा, आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी ने नहीं करा। ये ब्रिटेन जो है 1600 शताब्दी से चला रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अंदर लूट लूट के, सबको लूट खसोट के इतना डेवलप हुआ है। अमेरिका जो है कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जर्मनी के अंदर कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हम जब आयरन स्टील के बारे में जानते थे, वो मैन्युफैक्चर कर करके बेचते थे, हमारे यहीं से कोयला लेकर सब कुछ लेकर सब कुछ करके करते थे। चाइना क्या है, 1949 का पास आउट। ये लोग 200 300 400 साल से पहले ये लग रहे हैं, और आज सबके आंख में आंख मिलाकर बात करता है। चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वर्ल्ड ने आज तक ऐसा डेवलपमेंट देखा नहीं है बच्चों, इतने कम समय के अंदर। 1949 से लेकर 2021 ही तो चल रहा है, अभी 100 साल भी नहीं हुए
और इतना भयंकर डेवलपमेंट करके दिखा दिया चाइना ने कि सब लोग उसकी बात माननी पड़ रही है सब लोगों को। ये कैसे हुआ? उसी वक्त वो हीरो बन जाता 1970s के अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, ये डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। और ये डिंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स जो थे ये चलते रहे, ठीक है। अभी वैशाली इसको बताएंगे अभी, है ना। ये अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर समझो, है ना। इनमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। अभी ये सब चीजें बताएंगे, सारे इश्यूज आने वाले हैं, डिटेल के अंदर बताने वाले हैं, राइट। पर पूछो, फिर भी मैं बोल दूंगा ना, बाद में बताएंगे तो बाद में बताने, राइट। अब क्या होता है चाइना के अंदर? चाइना ने कहा कि भाई साहब मेरे को करना है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मैं किसी की नहीं सुन रहा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर। और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं बच्चों, तो कुछ कुछ एरियाज जो होते हैं ना वो छूट जाते हैं। जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमको रैपिडली करना था सब कुछ, रैपिडली जल्दी से उगाओ, ठीक है। तो हमने नॉर्थ के अंदर जो गंगा बेल्ट है, ठीक है, नॉर्थ नदर्न प्लेन्स है, उसके ऊपर ही प्रोडक्शन करते रहे बस। नीचे के एरियाज के अंदर भूल गए, नॉर्थ ईस्ट को भूल गए, वहीं पे करें, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पंजाब हरियाणा ये डेवलप हुआ है, राइट। इसी तरह से कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब करा ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया बन गए, ठीक है। जैसे कि हम कहें एक एरिया है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनजियांग प्रोविंस, शिनजियांग प्रोविंस, है ना, शिनजियांग बोलते हैं इसको, शिनजियांग प्रोविंस। एक रीजन है तिब्बत। तिब्बत की क्या कहानी है अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तिब्बत, इसके अंदर अनरेस्ट होने लग गया। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग का क्या इशू है, ठीक है, और फिर एक ताइवान का क्या इशू है, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल अनरेस्ट होने लग गए। कहां पर मल्टीपल अनरेस्ट होने लग गए? अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर। और चाइना ने देखा भाई मेरे अंदर इतना सारा मल्टीपल अनरेस्ट हो रहा है, अगर दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया मेरे को मारेगी। समझ में आ रहा है? दुनिया कहेगी भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, तो मुझे दुनिया से, अपने यहां से दुनिया का जो है वो हटाना पड़ेगा, ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन सब रिवोल्ट को दबाना है। तिब्बत के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, इसको दबाना है। जिनजियांग प्रोविंस के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, इसको उधर दबाना है। यहाँ पर सब जगह रिवोल्ट हो रहा है। अगर दुनिया वालों को पता चल जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, मेरे यहाँ पर तीसरी चीज, चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, प्रेशर कुकर बना हुआ है चाइना के अंदर। प्रेशर कुकर, चाइना इज पासिंग थ्रू द प्रेशर कुकर सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? प्रेशर कुकर सिंड्रोम बन रखा है। और चाइना को पता है, चाइना एक प्रेशर कुकर बना हुआ बैठा है अभी, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारे मल्टीपल अनरेस्ट डेवलप हो चुके हैं। तो चाइना चाहता है कि कोई भी इसके ऊपर ध्यान ना लगाए, कि मेरे अंदर यहाँ पर जो घर में जो कलेश चल रहा है उस कलेश में कोई भी ध्यान नहीं लगाए। तो व्हाट चाइना विल डू इज दैट चाइना विल इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना ने कहा दिंगजियो प्रिंसिपल यहीं तक थे, 2000 तक ही थे, और उसके बाद क्योंकि इतना सारा अनरेस्ट हो गया तो वो इंटरफेयर करने लग गया वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब इंटरफेयर करेगा तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा कि भाई चाइना ने इंट्रूजन कर दिया किसके अंदर, इंडिया के अंदर, और फिर अपना चाइना अपना जो है घर के अंदर कलेश है उसको समेट रहा है। रायता जो फैला हुआ है घर के अंदर, अनरेस्ट जो है उसको क्या कर रहा है, उसको रेक्टिफाई कर रहा है। इतने में यहाँ पर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया, वहां पर वो कर दिया, लोग बाग उधर उधर देखने लग गए। और चाइना ने अपना ये जो है इसके अंदर जिनजियांग प्रोविंस के अंदर, तिब्बत के अंदर, ये है ना, अभी आपने देखा जिनजियांग प्रोविंस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाल दी यूनाइटेड नेशन ने। समझ में आ रहा है? उसको दबाने की चाइना ने कितनी कोशिश करी थी, भरसक कोशिश, पर वो निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो चाइना ने इसको डार्क जोन बना के रखा था इन सबको, ना इसमें मीडिया आ सकती है, ना फॉरेन वाले आ सकते हैं, ये सब चीजें, तिब्बत को, इन सबको क्या करता है चाइना को भी पता है। वहां पर यूनाइटेड नेशन की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चली गई थी उधर, और उसकी रिपोर्ट निकल कर आ गई। उस रिपोर्ट में क्या है वो सब कुछ पढ़ेंगे। पर आप यहाँ पर देखिए, प्रेशर कुकर सिंड्रोम जब बना चाइना के अंदर, जब प्रेशर कुकर बना तो चाइना ने सोचा भाई इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे घर के अंदर रायता फैला है, इस रायता को समेटना पड़ेगा। तो मैं बाहर क्या करता हूँ, बाहर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे इंट्रूजन कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, कभी किसी के अंदर, और एग्रेशन दिखाऊंगा हर चीज के अंदर। तो लोग बाग मेरे को, मेरा घर जो है वो नहीं देखेंगे और बाहर की चीजें दिखने, डाइवर्ट करना, इशू डाइवर्ट करना। सर एक बात बताओ सर, आप बड़े ज्ञानी हो भाई, सर चाइना जो है, समझ में आ रहा है, चाइना जो है वो किसी को बताता ही नहीं कि मैं यहाँ पे अनरेस्ट है। तो आपको क्या पता प्रेशर कुकर सिंड्रोम है चाइना के अंदर? आपको क्या पता सर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर सिंड्रोम है? चाइना बता ही नहीं रहा, बता ही नहीं लगने दे रहा, डार्क जोन बना रहे हो, खुद ही कह रहे हो और खुद ही बोल रहे हो प्रेशर कुकर सिंड्रोम। चाइना ने पता नहीं। ये हमको कैसे पता चला, ये समझो। चाइना का जो बजट है, मिलिट्री का बजट है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का बजट जो है चाइना का,
इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कि अंदर ही अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट। व्हाट डज इट मींस कि चाइना जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट करता है ना, जैसे मिलिट्री डेवलप करना, नेवी डेवलप करना, आर्म फोर्स डेवलप करना, बड़े बड़े विमान बनाना, बड़े बड़े मिसाइल्स बनाना, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट है। ये तो कुछ भी नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी बजट चाइना का बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाइना के घर में कोई दिक्कत है सर। इंटरनल सिक्योरिटी बजट इज वेरी हाई, इज मोर देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ये इंटरनली बहुत दिक्कत है। चाइना का एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजट सोच कर देखो कितना होगा, उससे ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी बजट। तो भाई क्या हो रहा है, समझे? तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रेशर कुकर सिंड्रोम। चौथा आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि China's internal security budget is more than external security budget. This shows that China is suffering from internal unrest, और China is a communist country, not a democratic country, तो वो किसी को दिखाता नहीं है। So to avoid or divert internal threats, China has raised issues of nationalism और internationalization करा उसने अपनी चीजों का, और वो बाहर निकल कर आया Deng Xiaoping principles। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो तो उसमें तुमको थोड़ा समझ में आ रहा है। अब जब इनको कनेक्ट करोगे, जब तो कनेक्ट करोगे किसके साथ? करंट अफेयर्स के साथ, तब आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ लिए? चाइना के अंदर सब मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए साहब, ठीक है। हम पढ़ लिए पाम एंड डिजिट थ्योरी, ठीक है, माओ जेडोंग के द्वारा। हम पढ़ लिए डेंग जियोपिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। हम पढ़ लिए सर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर सिंड्रोम। ऐसे भी 5-6 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट और बताऊंगा, और ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर जाएंगे। करंट अफेयर्स से इसको रिलेट करेंगे सबको, और करंट अफेयर्स से रिलेट करके फिर आगे क्या होगा वो प्रेडिक्ट करेंगे, और फिर हम चाइना को खत्म करेंगे। ऐसे हम हर कंट्री को पढ़ने वाले हैं। नेपाल के भी कुछ हैं, बांग्लादेश के भी कुछ हैं, भूटान के भी कुछ हैं, और सबके अफगानिस्तान की तो बहुत कुछ है। ये जो तालिबान बना है उसका रीजन अभी तुम्हें पता ही नहीं है, असली रीजन है क्या, वो सब चीजें अभी बताएंगे, ठीक है। बट धीरे 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 इतनी सारी नॉलेज आती रहेगी, ठीक है, और बहुत मजा आएगा कि सब चीजें पता चल रही, ठीक है। सो आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर सर यस यस सर एक बार फिर से प्रेशर कुकर सिंड्रोम, मतलब प्रेशर कुकर एग्जैक्टली सिंड्रोम। समझ में नहीं आया कि उसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं। प्रेशर कुकर क्यों बनता है? प्रेशर कुकर क्या होता है? प्रेशर कुकर ये होता है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, समझ में आ रहा है यस दीप्ति? और यस अगर सर। प्रेशर कुकर बन रहा है और इसके अंदर ज्यादा प्रेशर बन गया तो ये फटेगा कुकर, चितड़े चितड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस है ना? अब यहाँ पर देखो, चाइना के अंदर बहुत सारा अनरेस्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जिंगजियांग। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो Okay. चाइना के अंदर इंटरनल अनरेस्ट है, प्रेशर बन रहा है चाइना के अंदर, इन सबको क्रिएट करके रखने का, मतलब इन सबको कंट्रोल करके रखने का। प्रेशर बने जा रहा है, कभी ये प्रेशर बन जाता है, कभी तिब्बत वाला इशू हो जाता है, कभी ये हो जाता है, प्रेशर बन रहा है। करेक्ट है ना? यस है ना? तो इसके लिए इसको इस तरह से बनाया यस है। सर। चाइना के ऊपर इतना सारा प्रेशर बना हुआ है, तो एक तरह से प्रेशर कुकर बना हुआ है। प्रेशर कुकर, बहुत टेंशन है चाइना के अंदर। ऊपर से ठीक लगता है पर अंदर चाइना के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए उसको प्रेशर कुकर सिंड्रोम एक टर्म है किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। जब भी किसी कंट्री के अंदर मल्टीपल अनरेस्ट होते हैं तो उसको प्रेशर कुकर सिंड्रोम बोला जाता है, कि इट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेशर कुकर सिंड्रोम। दीप्ति, ओके हाँ यस सर। ठीक है, गॉट इट? यस सर श्योर। ओके थैंक यू सर। ओके, एनी मोर डाउट्स एनीवन है? चाइना एज ए कम्युनिस्ट, अभी ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपन एक्सप्लेन करेंगे। अगेन कम्युनिस्ट कंट्री कैसे है वो सब चीजें अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे चाइना की, तब मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज और सर कम्युनिस्ट कंट्री। पीडीएफ तो नहीं मिला आज भी किसका? एक्सप्रेस का। ओ यार, ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। इतने सारे काम है ना तो मिस हो जाता है। मैं अभी भेज देता हूँ आपको पीडीएफ एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। ओके अभी सर। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देखें, अब थोड़ा और मजा आने लग जाएगा आपको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस का। कल आपका हाँ। संडे का आपको ऑफ रहेगा, है ना? संडे का आपको ऑफ रहेगा, और बाकी डेज जो होगा वो क्लास चलेगा, बाकी डेज क्लास चलेगा, संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके थैंक्स। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।